25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक रिपोर्ट देखिए कि देश में किस तरीके से बुर्के वाली पीएम को लेकर सियासत चल रही है। क्या ये वोट बैंकिंग की पॉलिटिक्स है? उमर खालिद शर्जील इमाम दिल्ली दंगों के मामलों में जेल में बंद है। सवाल ये उठता है कि उनकी रिहाई की बात करना क्या ठीक है जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करे? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। वो हमेशा धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। दिन में तारे देखने जैसी बातें कर करके आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती? ओवैसी साहब, आपके मन में गजबाए हिंद है। सियासी रोटी सेकने के चक्कर में और क्या करेंगे भाईजान ओवैसी? ये उसी पार्टी के मुखिया के शब्द हैं जिसमें ना तो महिलाओं के सम्मान के नाम पर कुछ दिखता है और ना ही कोई भागीदारी ही दिखती है। चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर हिजाब और बुर्के के बंधन से मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकालने की बात हो, हर जगह ओवैसी विरोध में खड़े दिखते हैं। लेकिन अचानक ही उन्हें हिजाब वाली बेटी से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई कि उसके लिए पीएम और सीएम वाली तरफदारी कर बैठे? पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। देश का संविधान हर किसी को बराबरी का हक देता है, धरातल पर उसकी हकीकत भी दिखती है। सेना से संसद तक और देश की बड़ी संस्थाओं में मुस्लिम महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। लेकिन AIMIM चीफ ओवैसी का ये प्रेम उस वक्त उमड़ रहा है जब एक तरफ तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हैं और दूसरी तरफ बंगाल में चुनावी शोर बढ़ने लगा है। इसके अलावा 2027 में यूपी में भी कुर्सी की रेस होने वाली है। सवाल है कि क्या सिर्फ वोट बैंक और सियासी फायदे के लिए भाईजान ऐसा सपना दिखा रहे हैं? ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने तो क्लियर कट कह दिया कि पीएम के लिए फिलहाल कोई वैकेंसी ही नहीं है। ओवैसी साहब, आपके मन में गजबाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में, अब वो नहीं होने वाला। असदुद्दीन ओवैसी जी को ये कहेंगे कि कोई स्लॉट, कोई वैकेंसी नहीं है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री मोदी जी। पहले आपके सांसद तो जीत के आए, उसके बाद आप बड़ी बड़ी ख्वाब देखें। और हम भी चाहते हैं कि महिला कभी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके मजहब के आधार पे नहीं, उनके काम के आधार पे। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भीड़ में तालियां तो जरूर मिली, लेकिन क्या इसका चुनावी फायदा मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना, ये तो वक्त तय करेगा। वैसे ओवैसी की कथनी और करनी का फर्क समझिए। इनकी पार्टी की कोर कमेटी में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है। हालिया बिहार चुनाव में सिर्फ एक महिला को उम्मीदवार बनाया। खुद ओवैसी महिला आरक्षण बिल का विरोध कर चुके हैं। 2023 में संसद में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया तो पूरे सदन में सिर्फ 2 वोट विरोध में पड़े थे, एक ओवैसी और दूसरा उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के। ओवैसी के इस सपने पर कांग्रेस और सपा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। इंडी गठबंधन हो या फिर ओवैसी, इनके लिए वोट बैंक सबसे बड़ा मुद्दा होता है।
भले उसके लिए दंगाइयों से भी हमदर्दी दिखानी पड़े तो वो भी मंजूर है। जब दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली तो ओवैसी भाईजान ने पूर्व की कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। दिन में तारे देखने जैसी बातें कर करके आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है। हिजाब पहनना ना पहनना व्यक्तिगत मामला है। एक ऐसी विचारधारा जो भाजपा की है, जो ओवैसी जी की है, वो केवल धर्म की बात करती है, वो केवल धार्मिक पहचान की बात करती है। क्योंकि ओवैसी जी या भाजपा से हम रोजगार की बात नहीं कर सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते, महंगाई पे, कानून व्यवस्था पे हम उनसे चर्चा नहीं कर सकते। आज आप देखते हैं कि 2 नौजवान लड़के 5.5 साल से जेल में हैं और बेल नहीं होती है। और बेल क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून को बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। उस वक्त गृह मंत्री चिदम्बरम थे, वजीर आजम कांग्रेस पार्टी के थे। बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम आज अपनी गलती का इकरार करने को तैयार हो? फिर 2019 में इसी यूएपीए कानून को अमित शाह ने और खराब कर दिया और कहा कि कोई भी एनआईए का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकता है। उमर और शर्जील पर गंभीर आरोप लगे हैं। यूएपीए के तहत दोनों पर केस दर्ज किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। लेकिन दंगा आरोपियों से आखिर इतनी हमदर्दी क्यों? सुनिए, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ हर किसी को हिस्सेदारी दी गई है, सबके विकास की बात होती है और दंगाइयों का इलाज हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को चुनाव के समय ही खास वोट बैंक की याद क्यों आने लगती है? अचानक प्यार क्यों झलकने लगता है? क्या सिर्फ वोट की राजनीति के लिए विपक्षी पार्टियों में अपनी रेस हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शालिनी अली महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, मैं सोमनाथ में मौजूद हूं। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री आप यहां पर आएंगे। सवाल ये उठता है कि आपको बुर्के वाली पीएम चाहिए, लेकिन जरा उससे पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है? राकेश जी, आपकी अरे आदिल, सवाल आपसे कर रहा हूं, आवाज आ रही है क्या आपको? आदिल, आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे ऐसा मत करिए भाई, डेटा वोटा निकालने में समय लगेगा तो बताइए। चलिए तब तक मैं जरा एक बार आवाज चेक करिए, आदिल से संपर्क करिए, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं दिक्कत आ रही है। संदीप त्रिपाठी, इस मुद्दे पर तो आपकी पार्टी ने एकदम अलग ही लाइन पकड़ ली बुर्के वाली पीएम की बात सुन के, कि दिन में तारे देख रहे हो वैसी। नहीं, वो ओवैसी जी देखिए, कट्टरपंथी भाई भाई होते हैं, चाहे वह हिंदू कट्टरपंथी हो और चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो। तो हम सिर्फ इतना राकेश जी बात कहेंगे कि ये भाजपा और ओवैसी जी ये कट्टरपंथी भाई भाई है और दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। अब इसीलिए ओवैसी जी देखिए जितना गरियाते हैं कांग्रेस को, जितनी कांग्रेस की वो आलोचना आज हमारे सत्ता में न रहने पे भी करते हैं, भाजपा से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। अभी देखिए एक मसला हुआ, उसमें किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें और बड़ाई हो रही थी और पूरी भाजपा उनकी बड़ाई कर रही थी। आज जो है अगर ये सवाल आया तो आज वो ओवैसी जी सही नहीं है, क्योंकि चुनाव है, ध्रुवीकरण करना है और बिना ध्रुवीकरण के वोट नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने देखिए संदीप त्रिपाठी, अभी तो मैंने कहा ही नहीं है कि ओवैसी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो सही या गलत की परिभाषा में तो मैं अभी गया ही नहीं, पहली बात है। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं दो कट्टरपंथी भाई भाई, तो क्यों कट्टरपंथी आपको ये बात लग गई? नहीं, हाँ बिल्कुल, इसलिए लग गई कि ये देश संविधान
जो कहता है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस देश में अगर आप किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी अकेले की बात करेंगे तो कट्टरपंथी है आप, अगर कोई हिंदू अकेले की बात कर रहा है तो वो भी कट्टरपंथी है। तो इसलिए हमारे निगाह में ये दोनों कट्टरपंथी है, दोनों ने पार्टियां तो रेवंत रेड्डी कट्टरपंथी करने वाली है ना, वो रेवंत रेड्डी कट्टरपंथी है जो कहते हैं कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, रेवंत रेड्डी कट्टरपंथी हो गया आपकी परिभाषा के हिसाब से। देखिए राकेश जी, किसी एक पॉइंट को उठाकर अगर आप बात करेंगे तो नहीं, उन्होंने उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की। वही आप मनमोहन सिंह जी का मैंने भाषण आपके ही चैनल पर चलाया था, जब आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा, मैं पूछ रहा हूँ रेवंत रेड्डी कट्टरपंथी है फिर आपकी परिभाषा के हिसाब से हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस रेवंत रेड्डी कट्टरपंथी है आपकी परिभाषा में या आपकी पार्टी के है तो उनको कट्टरपंथी परिभाषा से अलग कर देंगे। राकेश जी, उन्होंने ये बात कही ही नहीं ना कि सिर्फ मुस्लिम अकेले की पार्टी है, उन्होंने ये भी कहा कि दलितों की भी है, नहीं कही, क्यों कही? की भी है। कान में रुई डाल कर बैठ जाइए, सुनेंगे ही नहीं आप। हम कह रहे भाषा नहीं, मैं तो अभी दर्जन भर स्टेटमेंट सुनवा दूंगा। किस नेता ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस? नहीं, अरे सर, हिंदुओं को लेकर क्या कहा गया? लेकिन दिक्कत है कि आपकी पार्टी के नेता कहेंगे तो कट्टरपंथी परिभाषा से बाहर हो जाएंगे। आदिल जुड़ गए, आदिल पहले नहीं ठीक है, आऊंगा वो भी गिनवा दूंगा। संदीप त्रिपाठी, आप जानते हैं कि मैं थोड़ी ज्यादा तैयारी के साथ रहता हूँ, रुक जाइए, वो भी गिनवा दूंगा सर, वो भी गिनवा दूंगा। आदिल, एक तो संदीप त्रिपाठी ने कहा कि आप कट्टरपंथी सोच है, बुर्के वाली पीएम का बनना कहना, पहली बात ये संदीप त्रिपाठी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं अभी। दूसरी बात है, मेरा सवाल यह है कि आप बुर्के वाली पीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि आपकी पार्टी में क्या आपने बुर्के वाली को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिया? अपनी पार्टी में दिया नहीं, वो देश में दिलवाना चाहते हैं। हाँ राकेश भाई, हमारे स्टार कैंपेनर में भी बुरखे वाली है और बिना बुरखे वाले भी रह सकती है। देश का संविधान का अधिकार, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के नहीं हैं, हम भारत का बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में यह अधिकार है कि हर लोग बन सकता है, हर धर्म के लोग बन सकते हैं, एथीस्ट भी बन सकते हैं। इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी जो सिख कम्युनिटी के डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हैं वो भी बने और 10 साल रहे और बहुत अच्छे रहे। उन्होंने मीडिया को फेस किया, मोदी जी की तरह नहीं एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरे भागे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 109 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और डायरेक्ट फेस किया मनमोहन सिंह। उस आदमी की काबिलियत के चलते आप देखिए इकोनॉमी बची और हिजाब वाली बनेगी तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? रेवंत रेड्डी साहब तो प्रवक्ता से तो ऊपर है ना। रेवंत रेड्डी साहब, बैरिस्टर साहब, अकबर साहब के बारे में क्या बोलते हैं? और एक हिजाब वाली अगर बन जाएगी प्रधानमंत्री, मेयर महाराष्ट्र की मेयर बन जाएगी, बॉम्बे की, मुंबई की, तो क्या दिक्कत है भाई? अरे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मानते हैं कि अंकिता भंडारी में हाईकोर्ट सिटिंग जज से जांच नहीं करा पा रहे हैं। आदिल भाई, मानते हैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप में अंकिता भंडारी में नाम आ गया है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है? नेशनल विंग में कितनी महिलाएं? नेशनल तौर पर महिलाओं का विंग नहीं है, कुछ एक जगहों पर थोड़ा बहुत जरूर है, कुछ एक स्टेट्स में है। और आप सीधे बुर्के वाली पीएम इसलिए कि आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है सर। ओवैसी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता और बहुत आप उनके साथ रहते हैं, अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन आप टोपी वाले पीएम की बात नहीं करते हैं, आप बुर्के वाली पीएम की बात करते हैं। टोपी वाला पीएम क्यों नहीं बन सकता? सर हम इसलिए कि आपकी पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है। सर राकेश भाई, ये आज की बात नहीं है। जब आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव की बात हुई थी तो वारिस पठान ने कहा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस साहब ने कहा कि बुर्के वाली भी बन सकती है, हिजाब वाली भी बन सकती है। उसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री भी एक बुर्के वाली पहन सकती है, एक घूंघट वाली भी बन सकती है, एक जो चर्च जो सिस्टर कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो लगाती है नन हमारी, वो भी बन सकती है। इस देश ने सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया है। आपकी पार्टी में कितनी महिला नेता है राष्ट्रीय तौर पर? आपकी पार्टी में कितनी नेता है? नेशनली आपने अपनी पार्टी में कितने महिलाओं को जगह दी है? एक महिला प्रवक्ता का नाम बताइए। भाईजान सुनिए, ऐसा हमने अनीता उपाध्याय जी जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आती है, वो मध्य प्रदेश से काउंसिलर जिता के भेजा। ये हमने एक दलित कम्युनिटी से जो इमामगंज से माझी कम्युनिटी से दिया। हमने मल्ला कम्युनिटी। आपकी पार्टी में 3-4 प्रवक्ताओं के नाम मैं गिन लूंगा उंगलियों पर, सभी पुरुष हैं। आप प्रवक्ता बना नहीं पा रहे हैं, नेशनल प्रेसिडेंट बना नहीं पा रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट बना नहीं पा रहे हैं, आप सीधे बुर्के वाली पीएम बनाएंगे। राकेश भाई वक्त आएगा, रोटेट होगा। भाजपा से पूछिए ना, भाजपा कब राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बना पाई?
भाजपा से पूछिए, आरएसएस ने आज तक किसी दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, महिला को संघ सेवक क्यों नहीं संघ संचालक बना पाया? भाजपाओं से पूछिए, आरएसएस से पूछिए, 100 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी महिला को क्यों नहीं आज तक संघ प्रमुख बना दिया? जो महिलाओं की बात भाजपा किस मुंह से करेगी? अंकिता भंडारी पे मोदी जी, अमित शाह जी क्यों चुप हैं? आदिल भाई पूछिए। एक जानकारी, आदिल भाई सुनिए, मैं तारिक खान पर जाऊं, एक सुनिए, एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। मुझे जानकारी मिली है कि आप अपने पार्टी मुखिया के साथ हैं, ओवैसी साहब के साथ ही हैं, है ना? तो जरा बात ही करवा दीजिए लाइव शो में, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, एक प्रोटोकॉल होता है ना राकेश भाई, मैं कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनके साथ नहीं हूँ, ये आपको गलत जानकारी। मैं बब्बर शेर अकबर ओवैसी साहब के साथ हूँ अभी। अच्छा जी नहीं ठीक है, गलत जानकारी है तो कोई बात नहीं है। मैंने तो सोचा कि चूंकि आपसे डिबेट हो ही रही है तो हो सकता है कि वो भी मेरे एक दो सवाल इस पर जवाब दे दें, कुछ उनके पास ज्यादा प्लानिंग होगी महिलाओं को लेकर, हो सकता है। आपको तो बहुत मानते हैं सर, वो तो आपको बहुत दिल से आपकी इज्जत करते हैं, आपके लिए खास मोहब्बत है एमआईएम के लिए, हम क्योंकि आप बड़े भाई चलिए तारिक खान, आप क्या कहेंगे भाई, आपकी पार्टी का क्या स्टेक है ये बुरके वाली पीएम वाली बयान पर? आपकी पार्टी का क्या स्टेक है तारिक खान? देखिए, बुरके वाली बने, टोपी वाले बने, तिलक वाले बने और आरपीएन सिंह साहब बैठे सम्मान के साथ पगड़ी वाले बने, ये फैसला ये जो लोग आपके पीछे खड़े हैं ना, आम जनता ये करती है। भाई हम आप कौन होते हैं? इसी देश में गृह मंत्री मुसलमान रह चुका है मुफ्ती साहब, इसी देश में तमाम स्टेट है, राजस्थान, बिहार, आसाम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर मुसलमान मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक तरफ से एक आदमी कहेगा मुसलमान होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ से आरपीएन साहब कहेंगे नहीं मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो ये जो रस्साकशी है इसमें फायदा किसको मिलेगा? ये बिल्कुल साफ है कौन फायदा ले जाएगा। जनता जो आपके पीछे खड़ी है वही मालिक है, जिसको चुन ले। क्या पता तिलक वाले को चुने, टोपी वाले को चुने, दिक्कत क्या बुरके वाले से है या टोपी वाले से है या दोनों में से किसी एक से है? क्या दिक्कत क्या? ये तो लोकतंत्र है और एक खूबसूरत लोकतंत्र है जहां बगैर भेदभाव नहीं दिक्कत कुछ नहीं। पार्टी का स्टैंड तो बताइए, आप इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं तारिक भाई? आप इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? जो पीछे आपके लोग खड़े हैं, जिसको वोट देंगे वो बनेगा। साहब हम आपकी क्या हैसियत और औकात है? ये लोग जो खड़े हैं ये मालिक हैं, चुनेंगे जिसको चुनेंगे उसको, यही स्टैंड है। अरे ये तो मैं पूछ रहा हूँ, लोग तो जो करेंगे, लोग आपसे पूछने थोड़े नहीं आएंगे, लेकिन डिबेट में पार्टियों की राय पूछी जाती है। तारिक खान क्यों इतना कंफ्यूज है? आप या तो ओवैसी ने सही कहा ये बोलिए, या तो ओवैसी ने गलत कहा ये बोलिए, या तो बोलिए कि डोंट वांट टू कमेंट, स्किप करना चाहता हूँ, तीसरा ये भी विकल्प है। 15 भारत के 15 प्रधानमंत्री रहे, 15 प्रधानमंत्री, मोदी को मिला के मोदी 15वें प्रधानमंत्री है। सबने मिलकर चुना, क्या मुसलमानों ने नहीं चुना मोदी को? आरपीएन सिंह कहते कि मुसलमानों ने नहीं चुना, तो 15 के 15 मुसलमान नहीं थे प्रधानमंत्री, 15वें हैं ये और मुसलमानों ने चुना। नेहरू से स्टार्ट करके क्यों कंफ्यूजन इतना? डर लग रहा है, डर लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट कर दिया तो आगे कुआं पीछे खाई तारिक खान के लिए। किसको सपोर्ट कर दे? किसको सपोर्ट कर दे? पीछे खाई बोले कैसे भाई? किसको सपोर्ट कर दे? आप क्या चाहते हैं कि हम कह दें कि मुसलमान प्रधानमंत्री बिल्कुल जनता चुनेगी, बनेंगे क्यों नहीं? तारिक खान बन सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप एक पार्टी की राय होती है ना, ओवैसी ने सही कहा या गलत कहा? मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ। ओवैसी ने क्या गलत कहा मुझे ये बताइए भाई। कोई भी बन सकता है, मैं तो यही बात कह रहा हूँ, कोई भी बन जाए, आप बन जाइए। सही गलत कह ही नहीं रहा हूँ। बीजेपी कह रही है वोट बैंक की सियासत है, आपकी पार्टी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं दिन में तारे ओवैसी देख रहे हैं। देखिए सुनिए, अभी फिलहाल भारत में लोकतंत्र है फिलहाल, लेकिन आप लोगों की मंशा कुछ और है, हम जानते हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय लोकतंत्र हम लोगों को ये नतमस्तक होने के लिए कहता है कि जनता जनार्दन, जो लोग आपके पीछे खड़े हैं वही मालिक है। मुझको बना दे, आपको बना दे, आरपीएन सिंह को बना दे, ओवैसी को बना दे, मोदी को। तारिक खान कंफ्यूज हो गए हैं। करेंगे तो ये वोट बैंक वाला, वोट बैंक के चक्कर में कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। मैं मजबूरी समझ रहा हूँ तारिक भाई, आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। मालिक है, बात की जाए तो मजबूर है मालिक। वो लोग पीछे आपको खड़े हैं, मालिक है। अरे लो आप जो है बीजेपी की कई सारी बातों पर आप कहते हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रही है, तब डेमोक्रेसी नहीं समझ में आती है कि उस बीजेपी को जनता ने चुना है, तो फिर क्यों ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ कि ध्रुवीकरण वाला स्टेटमेंट है कि ठीक है, आप अपनी राय नहीं दे पा रहे हैं।
नहीं, हम तो क्लियर कह रहे हैं कि जनता मालिक है जो पीछे आपके खड़े हैं। कल यही लोग हो सकता है वैसी को चुन ले, क्या पता। आप देख के आए हैं, क्या पता कल यही लोग मिलके मुझे बहुत हंसी आ रही है आज तारिक भाई आपकी मजबूरी पर, बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। आप जो बीच में फंसे हैं ना, वो बहुत आनंददायक है, बहुत आनंददायक है तारिक खान, बहुत आनंददायक है। मैं शालिनी अली आऊंगा, लेकिन एक जरा पॉलिटिकल वाला मामला निपट जाए। आरपी सिंह, अरे मैं क्या चाहता हूं, कौन होता हूं, ये तभी पूछा करिए जब आप बीजेपी को कहते हैं कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, तभी पूछा करिए कि आप क्या चाहते हैं। जब आप कांग्रेस पर कई बार हमलावर हो जाते हैं, तभी बोला करिए। कांग्रेस तो आज की डेट में कम से कम स्टैंड ले रही है कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं, दिन में तारे देख रहे हैं। आप जो कहिए मैं वही नहीं, मेरे चाहने से क्या होता, मेरे चाहने से तारिक खान थोड़ी नहीं बोलेंगे और मेरे चाहने से सपा थोड़ी नहीं स्टैंड बनाएगी अपनी पॉलिटिक्स पर। लेकिन तारिक भाई, आरपी सिंह, तारिक खान कंफ्यूज है, कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि ध्रुवीकरण कर रहे हो वैसी, ये तो आप ही लोगों वाला स्टैंड है, अब क्या करेंगे? पांडे जी, पहली बात तो आपने रेवंत रेड्डी का नाम लिया, परंतु आप राहुल गांधी का नाम भूल गए। वो कहकर आए थे कि हम मुसलमानों की पार्टी कश्मीर में कहकर आए थे। कमलनाथ ने बंद कमरे में क्या बोला था वही सबको जानकारी है कि हमें मुसलमानों की पार्टी है। वो उसमें उनको शर्म नहीं है कि वो कहने से हिचकिचाते हो। परंतु मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी बिटिया है इज्जता, महबूबा की बिटिया है। ये हिजाब नहीं पहनती, बुर्का नहीं पहनती। ये सोफिया फिरदौस है, एमएलए है उड़ीसा से। ये मेरी बिटिया है दूसरी, जरीना कलीम, ये भी बिहार से विधायक है। ये हिजाब जहाँ बुर्का नहीं पहनती। ये मंत्री है साकिया बिट्टो, ये भी हिजाब नहीं पहनती। साकिया इट्टो, सॉरी। ये बहन अभी हाल में ध्यान हुआ इनका, कनित्या जमीला, ये भी हिजाब नहीं पहनती थी, केरला से एमएलए थी। ये सबीना यास्मीन है, पश्चिम बंगाल की मंत्री है, ये भी हिजाब नहीं पहनती, ना ये बुर्का पहनती है। ये टर्की की प्रधानमंत्री रही हैं, इन्होंने कभी हिजाब या बुर्का नहीं पहना। मैं अभी ये अमीना गुरैब फाकिम है, ये मॉरिशस की प्रधानमंत्री रही है, राष्ट्रपति रही है, सॉरी, इन्होंने कभी हिजाब नहीं पहना। अरे ये कहां से बात, ये पीछे की ओर जा रहे हैं। ईरान के अंदर ये शायद भूल गए कि जिस प्रकार से महिसा अमीनी नाम से एक पूरा का पूरा मुहिम चला हिजाब और बुर्के के खिलाफ, और आज जो ईरान में हो रहा है उसके पीछे भी वो एक कारण है। ये कहां से कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। मैं एक सूची पढ़कर दे रहा हूं आपको। मफीदा अहमद कांग्रेस से सांसद थी 1957, 1 मिनट देना, 1957 में, कभी हिजाब नहीं पहना। जोहरा बहन अकबर भाई छवटा कांग्रेस से सांसद थी। बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सांसद थी। रशीदा हक कांग्रेस की सांसद थी। मुसीना कदवई बहुत फेमस थी, हमारी जानकारी में, वो कांग्रेस की सांसद थी, कभी हिजाब नहीं पहना, कभी बुर्का नहीं पहना। अबीदा अहमद, अरे एक मिनट सर, टोका नहीं आपको मैंने, एक बार ही टोका। आपने बोला ना, आपकी कथा पूरी कही, आपने टोका आपको मैंने कहा एक बार, एक मिनट रुक जाओ, आपको टोका, अरे आपको टोका क्या? अरे इतना आसान सवाल पूछ रहा हूँ सर, एक सवाल सर, आप थोड़ा एंकर पूछेंगे सवाल। अरे सुनिए सर, एक मिनट, टोका नहीं आपको, अरे सर टोका नहीं, धन्यवाद। मेरा एक सवाल तो ले लीजिए सर। सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद सवाल दीजिएगा ना, उसी में ऐड कर लीजिएगा सवाल मेरा। अरे क्यों ऐड करूं, मैं पहले अपनी बात पूरी करूंगा, फिर उसके बाद आपसे सवाल लेता रहूंगा। आपको जल्द होना, आपको शीशा दिखा रहा हूं, अभी रुकिए। इकरा हसन है, उनको हिजाब बना दीजिए पहले जरा, एक बार उनको जरा बना दीजिए बुर्का। क्या है कि ये एक जानबूझ के चुनाव के आसपास ये जानबूझकर एक नेरेटिव खड़ा करते हैं। ये उमर खालिद के पक्ष में देखा, फिर कपिल सिब्बल साहब राष्ट्रवादी बच्चे हैं। अरे जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे, चिकन ने काटने की बात कर रहे थे शर्जील इमाम, उनको राष्ट्रवादी दिख रहे हैं। जो कहते हैं अब तक हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो राष्ट्रवादी दिखते हैं। सर में क्या कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इस पर आऊंगा, डिबेट का दूसरा हिस्सा ये जरूर है, इस पर आऊंगा। तारिक खान आप सवाल करिएगा, लेकिन उससे पहले शालिनी अली, मैं ये कह रहा हूं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी बन जाए, लेकिन अगर स्पेशली कोई मेंशन कर दे कि नहीं साहब बुर्के वाली महिला, तो फिर इंटेंशन ये सवाल उठता है कि ये बुर्के वाली एडिशनल क्या है। ये भी सकते थे कि मुसलमान महिला कोई बन जाए, नहीं, लेकिन बुर्के वाली महिला बन जाए, तो फिर इसके पीछे मकसद क्या है? राकेश जी, बहुत क्लैरिटी से मैं बोलना चाहूंगी,
ये वही असदुद्दीन ओवैसी साहब है जिन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया था। ये वही असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो ट्रिपल तलाक और महिलाओं के जितने भी ऐसे बिल होते हैं उनका विरोध करते हैं। ये वही असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में अपने 8 एमएलए और सिवाय एक वो जो एमपी है उनके साथ में इस देश में अपनी सोच की एक छवि बिठाए। आप मुझे एक बात बताइए, एक मुस्लिम महिला, मैं भी हूँ सिंह साहब आपकी बेटी, मैं भी हिजाब और बुर्का नहीं पहनती हूँ, पर हाँ किसी मस्जिद में या मदरसा में जाती हूँ तो सर पे दुपट्टा जरूर ले लेती हूँ एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। मैं किसी के ऊपर अपनी सोच नहीं थोप रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी कोई हक नहीं है कि वो हिजाब या बुर्का का एक बार फिर पॉलिटिसाइज्ड तरीके से इस्तेमाल करें। जब हम देख रहे हैं कि एक देश में आग लगी हुई है हिजाब और बुर्का को लेकर, इट इज नॉट एन एसेंशियल आइटम ऑफ इस्लाम। वो एक बैरिस्टर है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, पर मैं उनकी उतनी ही डिसरिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो अपनी तालीम का गलत तरीके का प्रयोग करते हैं। नौजवानों के बीच में जाकर एक अलग प्रकार का एक प्रथा लाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि वो अकेले एमपी और अपने 8 एमएलए के साथ। आदिल बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं फिर आता हूँ। आदिल फिर वही सवाल, मुसलमान महिला पीएम बन जाए ठीक है, लेकिन बुर्के वाली तो शालिनी कह रही है कि दरअसल आप एक सोच थोपना चाहते हैं और सवाल उस पर है, दिक्कत उससे। राकेश भाई, हम चाहते हैं सबको हिस्सेदारी मिले। हम आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है कि आज तक कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी महिला संघ संचालक नहीं बना। हम तो चाह रहे सब बने। मैडम बीच में मत बोलिए, बीच में चप मत बोलिए। मैडम बीच में मत बोलिए, मैडम बीच में मत बोलिए। आपने अपनी महिला अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? मैम सुनिए राकेश भाई, हमने 5 लोकसभा भी प्रियंका चौधरी को लड़ाया, हमने विधानसभा भी लड़ाया, हमने पार्टी के स्टार कैंपेनर भी महिला को रखा। जो भी महिलाएं आएंगी उनका इस्तकबाल है। और अभी हम महिला कम्युनिटी को बॉम्बे से, मुंबई से, नासिक से, औरंगाबाद से, मालेगांव से, धुले से, सोलापुर से, कोल्हापुर से, पूना से, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां एमआईएम चुनाव लड़ रही है, वहां महिला को हम चुनाव लड़ा रहे हैं। और अगर मुस्लिम महिला हो, दलित महिला, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आज सम्मान बढ़े, पॉलिटिक्स में आए। मेरे ही पार्टी दी है भाई। आदिल आपकी पार्टी में क्यों नहीं दिया? 5 नाम गिनवा दीजिए। चलिए 5 नाम गिनवा दीजिए। चलिए 5 नाम गिनवा दीजिए जो नेशनली एक्टिव है। सुनिए, सबसे पहले मैं सैयदा फलक नाम है, पूनम पासवान है, हाँ आप गूगल कर लीजिए, जाके देखिए बहादुरगंज में सैयदा फलक कराटे चैंपियन है और जाकर उन्होंने चुनाव कैंपेन किया पूरे सीमांचल में। प्रियंका चौधरी जी हैं, अनुराधा उपाध्याय जी हैं, पूनम पासवान जी हैं और शोभा मांझी जी। आप जाकर गूगल करके बोलिए, मैं पूरा डिटेल आपको भेज दूंगा। और हैदराबाद में कम से कम 20 कॉर्पोरेटर हैं जो मुस्लिम महिला हैं और वो हिजाब भी लगाते हैं। डॉक्टर रूबीना थी, इससे पहले स्टैंडिंग काउंसिल की मेंबर थी हैदराबाद। तारिक खान कुछ सवाल पूछना चाह रहे तो फिर मैं संदीप त्रिपाठी आ रहा हूँ। ठीक है सर, जवाब मिल गया। तारिक खान बोलिए। फिर इन्हें क्या आपत्ति थी रिजर्वेशन बिल की? मेरा सवाल था रिजर्वेशन का राकेश भाई, रिजर्वेशन में हम चाहते थे मुस्लिम महिला, ओबीसी महिला, दलित महिला को मिले प्रतिनिधित्व। हम वो चाहते थे, मुस्लिम महिला, दलित महिला, ओबीसी महिला को प्रतिनिधित्व मिले। सिर्फ अपर कास्ट डोमिनेट मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं रहे। ठीक है आदिल भाई, हो गया। तारिक खान पूछिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, अभी बताया कि बहुत वाकई में बहुत अच्छी लगी मुझे आरपीएन सिंह साहब की बात। उन्होंने कहा कि बगैर हिजाब के महिलाएं आ रही हैं, जो कि होना भी चाहिए, और उन्होंने बताया कि बुर्का नहीं पहनती है, ये वो सब बताया, बहुत अच्छी बात है। क्या आज ये यहां से रिकमेंड करेंगे कि इन्हीं में से एक को, क्योंकि केंद्र में एक भी मंत्री नहीं है, एक बहन को उठाकर केंद्र में मंत्री बना दीजिए आप? ये आप दिखा तो रहे हैं, लेकिन आपने कितना सम्मान दिया मुस्लिम महिलाओं को जो बुर्का नहीं पहन के समाज में आगे आ रही है, सामने आ रही है। आपने मुस्लिम बुर्के वाली या बगैर बुर्के वाली छोड़िए, किसी मुसलमान को भी अपने यहाँ मंत्री या एमपी नहीं है, एक भी एमपी नहीं है 22 में। तो क्या सिर्फ आरपीएन सिंह साहब आज आप रिकमेंड करेंगे कि एक बहन को, इन्हीं में से एक बहन को मंत्री बना लेकर आए? खैर आरपीएन सिंह 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। खैर इनकी जानकारी मिली है, कश्मीर से एक मुसलमान हमारा एमपी है, राज्यसभा में है, इनकी जानकारी मिली, परंतु वो इशू नहीं है। जो मूल बात है कि ये शायद ये भूल रहे हैं कि देश की प्रधानमंत्री के जो स्कीम्स हैं, जो जन विकास की स्कीम्स हैं,
उसमें 34% से ऊपर जो उनका लाभ है मुसलमानों को मिलता है। पॉपुलेशन 14 से 15%, 34% अधिक मुसलमानों को लाभ मिलता है। आपकी पार्टी की तरह नहीं है जो चिन्हित करते थे ये मुसलमानों का गाँव है, टोकारी में एक बार भी रुको एक बात सुनो, ये लोग क्या करते थे कौन सा गाँव मुसलमानों का वहाँ बिजली पहले जाएगी, हिंदुओं का गाँव में बिजली बाद में देंगे। ये इनके समय में होता था। आयुष्मान भारत मिलता है तो ये पूछ कर नहीं मिलता कि हिंदू है मुसलमान है। अगर जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिलता है तो पूछ कर नहीं मिलता कि हिंदू मुसलमान है। मोबाइल में दिखा रहे थे हिंदू मुसलमान करना ही करना है। बगैर हिजाब की महिलाएं हैं, इनका चुनाव जीते नहीं जाते हिंदू मुसलमान के मैं दूसरा सवाल करता हूं। आरपी सिंह हो गया, तारिक खान, ये सवाल आप लोग बहुत बार पूछ चुके हैं। अब संदीप त्रिपाठी, एक और तो आप लोग कह रहे हैं कि बुर्के वाली पीएम कहना कट्टरपंथी सोच है, दूसरी ओर उमर खालिद शर्जील इमाम को राष्ट्रीय नौजवान राष्ट्रवादी पता नहीं क्या क्या और कितना आंसू बहा दिया जाता है, बहुत बेचारा बहुत मासूम है, जेल में है। ये कौन सी सोच है? जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करे उसको बाहर निकालना, क्या ये कट्टरपंथी सोच नहीं है? नहीं, पहली बात राकेश जी, शर्जील इमाम और उनको हमने कभी ये नहीं कहा कि राष्ट्रवादी है। हमने सिर्फ ये कहा कि ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल की मांग करना कोई गलत बात नहीं। हमने कसाब का उदाहरण दिया, कसाब को हमने इसी देश में ट्रायल करा के फांसी कराई। भाई आप उस मुद्दे को क्यों जीवित रखते हैं? और एक बात, अभी बात मान लीजिए शर्जील इमाम है और वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तब इस तरीके की आप बात करते हैं। इसी देश में प्रोटेस्ट करने वाले 1500 लोगों पर FIR हुई है सर, और 155 पर UAPA लगा हुआ है। जिन्होंने प्रोटेस्ट की, क्या देश में आगे आंदोलन करने का अधिकार नहीं रह गया है? जो आंदोलन करेगा आप उसको इस कठिन कानून में बंद करके उसको जमानत आप नहीं देने। ज्यादा मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो बहुत मासूम, बहुत सच्चे हैं क्या? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो पीएम की बात करना कट्टरपंथी हो गया और उमर खालिद शर्जील इमाम को बाहर निकालना कौन सी सोच हो गया? नहीं सर, शर्जील इमाम या कोई भी टुकड़े की बात करे उसको बाहर निकालने की बात करना कौन सी सोच हो गया? चलिए राकेश जी, एक छोटा सा सवाल भाजपा से, आपसे नहीं। 10 साल हो गए सर इस घटना को, टुकड़े टुकड़े को। आज तक आप कोर्ट में पूछते रहेगा, सब सवाल पूछने का शौक लेकर बताइए। सबको यहाँ सवाल पूछना, जवाब देने की बजाय। हाँ, उसी का जवाब है सर, वो जवाब भी है, भाजपा का सवाल भी है। आप बताइए, टुकड़े टुकड़े की बात आप करते हैं, आरोप लगाते हो, 10 साल में आप चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर पाते हो कि उन्होंने कहा, और आज तक साबित नहीं कर पाते हो। क्या तरीका है? आप आरोप लगाकर गंदी राजनीति करते हो और बदनाम करते हो, लेकिन आज तक एक नाम नहीं है। क्यों? एक काम करिए, हटाइए उमर खालिद शर्जील के वकील को, आप खुद कोर्ट चले जाइए केस लड़ने के लिए। आप हटाइए, मैं कह रहा हूँ, खुद चले जाइए केस लड़ने के लिए अदालत में। अदालत ने कहा है आरपी सिंह की प्रथम दृष्टया ये सारी चीजें सही है, निकाला नहीं जा सकता। फिर भी इनको, अब इनकी सोच क्या है आरपी सिंह? इनकी सोच बड़ी स्पष्ट है। ये शायद भूल गए कि इन्होंने तमिलनाडु के अंदर 70,000 से अधिक लोगों पे मुकदमा ठोक दिया था अपने समय में, एक शॉट में ठोका था और UAPA के अंदर ठोका था। ये अपनी बात भूल गए, परंतु मूल बात ये है, इनके लिए शर्जील इमाम हीरो है, इनके लिए उमर खालिद हीरो है, क्योंकि इनके लिए वोट बैंक का वो चेक है। और जब तक उसका गाना कहेंगे, कैसे बोल सकते हैं? जब दिल्ली के अंदर दंगा हुआ तो ये जाकर खड़े थे उनके साथ। ये कैसे बोल सकते हैं कि सोनिया गांधी ने रामलीला मंडाल से कहा था CA को लेकर रामपाल की लड़ाई लड़ेंगे? सोनिया गांधी के आंखों से आंसू झलकते थे जब यहाँ पर आतंकवादी मारे जाते थे। कैसे बोल सकते हैं? अरे आपका जो सहानुभूति है आतंकवादियों को। मैं आप सबको रोकता हूँ। शालिनी, बहुत माफी के साथ बुर्के वाली पीएम से ये डिबेट शुरू हुई। आपको कायदे से सबसे ज्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन माफी के साथ सबसे कम समय दे पाया। आखिरी में तस्वीरें दिखा दूं, इस देश में प्रधानमंत्री कौन होगा? तारिक खान ने बिल्कुल सही कहा कि देश की जनता तय करती है। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे बयान जब दिए जाते हैं, सही या गलत आप खुद क्यों नहीं बता पाते हैं? इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक और तस्वीर देख लीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री को लेकर ही चर्चा हो रही है तो सोमनाथ में आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का आगमन। वीर हमीर गोहिल चौक है सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे, ठीक सामने सनातन ध्वजा फहरा रही है सोमनाथ मंदिर पर। और वीर हमीर गोहिल जी, जिन्होंने जफर खान का मुकाबला किया था गर्दन कटने के बावजूद भी सोमनाथ के रक्षक के तौर पर, तो ये सारी तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।